Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Fast Track to 50 series of Indian economy and Indian financial systems. आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है मॉड्यूल सी का एक चैप्टर दैट इज रेगुलेटर्स। तो जो भी फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं आपके अलग अलग मार्केट्स हैं उन सब में रेगुलेटर्स की ज़रूरत है। तो इन्हीं से रिलेटेड चार बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू कि फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज अगर कोई स्टूडेंट इसे आज पहली बार देख रहा है तो मैं बता दूं कि ये सीरीज हमने लॉन्च करी है विद द एम कि आप एटलीस्ट 50 मार्क्स स्कोर कर पाओ अपने जैब एग्जाम में। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड वो हम अगले 25 क्लासेस में आपको पढ़ा दें। ठीक है, तो आई एंड आई एफ एस की दिस इज क्लास 16th एंड ओवरऑल 25 लेक्चर्स विल बी देयर जिसमें हम हर एक मॉड्यूल के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो इसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आई एम श्योर कि वॉचिंग दिस सीरीज और ये हर एक कंपोनेंट से रिलेटेड हमने लॉन्च करी है। तो हर एक कंपोनेंट से रिलेटेड जो फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज है ये अगर आप देखोगे तो आई एम श्योर कि इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैब 26 की तैयारी कर रहे हो मई 2026 की तो बहुत ज़रूरी है कि आपने PYQs अच्छे से देखे हों क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझने में बहुत मदद करते हैं। इस काम को थोड़ा आसान करने के लिए PYQs सिंस 2023 एंड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डू चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। So let's get started with the topic for today that is regulator. Regulator होता क्या है? देखो, कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जो कि देखे कि उसके अंडर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं या नहीं, स्मूथली ऑपरेट कर रही हैं कि नहीं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथली फंक्शन करने के पीछे एक रेगुलेटर का हाथ है क्योंकि उसके ऊपर कोई बैठा है जो देख रहा है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही से फॉलो कर रहा है कि नहीं। बैंक्स की बात करूं अगर तो बैंक्स के ऊपर कौन बैठा है? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट्स हैं उनके ऊपर कौन बैठा है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर IRDA एंड पेंशन सेक्टर के ऊपर पेंशन फंड्स जो भी मेंटेन हो रहे हैं उनके ऊपर बैठा है PFRDA। तो इन चारों को वन बाय वन आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये क्या है और इनके ऑपरेशंस का एम्बिट क्या है। मेन गोल जो है फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेशन का वो ये है कि जो भी संस्थाएं हमारी कंट्री में चल रही हैं लोगों का भरोसा उससे ना उठे, यानी कि वो सर्विसेज अपने फेयर तरीके से दे सके लोगों को और इसीलिए ऊपर कोई बैठा हो जो इस चीज़ को ओवरसी कर रहा हो। सो टू बिल्ड ट्रस्ट, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, फेयर एंड एफिशिएंट यूज एंड फंक्शनिंग के लिए, एक्सक्यूज मी, एंड टू मेक श्योर दैट एवरीवन प्लेज बाय द रूल्स इन द मार्केट। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कुछ एजेंसीज, कुछ बैंक्स, कुछ पेंशन फंड्स अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में लोगों के साथ कुछ बुरा कर जाएं। तो ऐसा ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोई अनफेयर एडवांटेज ना ले जाए अपनी पोजीशन की, उस चीज़ के लिए जो रेगुलेटर्स हैं वो ऊपर बैठे हैं एंड दे आर वॉचिंग एंड मेकिंग श्योर कि हर कोई स्मूथली एक्ट करे। सो द फर्स्ट वन इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो आइडिया है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2027 एंड लेट मी टेल यू जस्ट द आइडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 27 1934 मार्च में। जो इससे रिलेटेड कंक्लूजन है वो पास किया गया एंड RBI वाज फाइनली एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर द RBI एक्ट। तो एक एक्ट बना जिसके तहत RBI ने अपने ऑपरेशंस स्टार्ट किए। बिफोर RBI सेंट्रल बैंकिंग जो है कंट्री की वो देख रहा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लेटर ऑन RBI पहले तो पब्लिक बैंक नहीं था या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लेटर ऑन इट वाज ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो एक एक्ट आया RBI ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। इसने RBI को पूरी तरह नेशनलाइज कर दिया एंड इट बिकेम गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन। RBI का रोल एंड गवर्नेंस कैसे देखी जाती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की थ्रू देखी जाती है जिसमें से कि एक गवर्नर होता है, 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम द लोकल बोर्ड्स। लोकल बोर्ड्स मतलब नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन के। साथ ही इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये मुंबई में है और ये डिपार्टमेंटल अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी काम करता है
और हर एक डिपार्टमेंट किसी अलग चीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं. सो डिपार्टमेंटल स्पेशलाइजेशन इज देयर, एंड साथ के साथ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड सब्सिडरीज एंड एवरीथिंग इज देयर. ऑब्जेक्टिव क्या है आरबीआई का? देखो, जिसने भी मनी सप्लाई का लेक्चर थोड़ा सा भी पढ़ा है उसको पता होगा कि मनी सप्लाई यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और पैसे की स्टेबिलिटी बनी रहे इकोनॉमी में, वो इंश्योर करना. तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई, कि प्राइसेस स्टेबल रहे यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और इकोनॉमी की ग्रोथ भी होती रहे. तो मनी सप्लाई को इस तरह से रेगुलेट करना आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना, बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी बनाना, स्टेबल पेमेंट सिस्टम, मेक श्योर करना कि पेमेंट सिस्टम स्मूथ एंड सिक्योर है फॉर द कस्टमर्स. क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करी जाएगी उसका ध्यान रखना, कंट्रोल करना क्रेडिट को एंड मनी सप्लाई को. अगेन, लोन्स किस दामों पर दिए जाते हैं, है ना, बैंक्स के पास किस दामों पर, अगर बैंक्स को लोन्स की जरूरत है तो किस रेट पर बैंक को मिलेंगे. तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ओवरऑल कंट्री के क्रेडिट को ही रेगुलेट करते हैं और साथ के साथ मनी सप्लाई को भी रेगुलेट करते हैं, M1 M2 M3 M4. डेवलप फाइनेंशियल मार्केट्स, इसके अलावा इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने के लिए अलग अलग तरीके की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, चाहे आपकी क्रेडिट मार्केट्स हो गई, मनी मार्केट हो गई, ये मार्केट वो मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट, इनको रेगुलेट करना या नए नए इंस्ट्रूमेंट्स लाना, ये काम आरबीआई करते रहती है. एवोल्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स, मेन काम है आरबीआई का मनी सप्लाई को हैंडल करना, और उसमें सबसे बड़ी चीज आ जाती है करेंसी नोट्स. ठीक है, तो इट स्टार्टेड इन 18th century with private banks, जो गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया, एंड आरबीआई गॉट दिस रोल इन 1935. फर्स्ट नोट बाय आरबीआई वाज 5 रुपी नोट इन द ईयर 1938. और इसके अलावा हाई वैल्यू नोट्स अप टू 10,000 आरबीआई जो है वो पब्लिश कर सकता है. साथ ही इशू करना, डिमोनेटाइज करना, री इशू करना, ये सब आरबीआई अपने फेजेस में करते रहता है. कॉइन्स जो है, यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, 98% एंड अबव की जो करेंसी है, ऑलमोस्ट मतलब जो करेंसी इंडिया में घूम रही है, 98% एंड अबव इज इशूड बाय आरबीआई. लेस देन 2% इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो जो कॉइन्स हैं दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, दैट कॉइन्स आर नॉट इशूड बाय आरबीआई. ठीक है, तो जो भी नोट्स हैं वो आरबीआई इशू करता है. फिर आ जाता है आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. आपने सुना होगा ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. क्या है ये? प्लेटफॉर्म्स है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट कर देती हैं, और मैं और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ से शेयर्स में बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं. सो स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, या फिर मैं कहूँ कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करना, ये सेबी का काम है. ये क्रिएट किया गया था 1992 में, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट्स मतलब कंपनीज जहाँ से अपना पैसा उठाती हैं, कॉरपोरेट्स जहाँ से अपना कैपिटल उठाते हैं, दैट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो ये काफ़ी वीक था और फ्रेगमेंटेड था. इस चीज़ को कंपाइल करके एक स्ट्रक्चर देने के लिए सेबी वाज फॉर्म्ड. तो जो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, एलपीजी वाले, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके बाद से कंपनीज को हमने ऑपरेट करना काफ़ी, मतलब वी गेव अ पुश कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज कंपनीज जितनी आए आए हैं ना, उनको कैपिटल भी चाहिए. तो वो कैपिटल लाने के लिए उन्होंने स्टॉक मार्केट्स का उपयोग किया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई. इसीलिए एक इंडिपेंडेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट हुई, ताकि प्रोटेक्ट कर सकें हम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को. यानी कि मैं और आप जो पैसा डाल रहे हैं उसे लेकर ये कंपनीज नहीं भाग ना जाए, फ्रॉड ना हो जाए, किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, है ना. तो हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए सेबी वॉज फॉर्म्ड. सो सेबी वॉज गिवन लीगल पावर्स अंडर द सेबी एक्ट 1992. Legal powers for what? Legal powers to regulate the capital markets. It worked under the Ministry of Finance but operates independently, reporting directly to the Parliament. तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो. इसके अलावा ये फॉर्मेशन है कि हेड ऑफ द सेबी जो है वो चेयरमैन होता है. होल टाइम मेंबर्स जनरली 3 होते थे, बट इस बार 4 हैं. पार्ट टाइम मेंबर्स 4 हैं गवर्नमेंट एंड आरबीआई की तरफ से. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो मेन ऑपरेशंस में असिस्ट करते हैं, और जो ऑफिसर्स हैं वो डेली के फंक्शंस हैंडल करते हैं. मेन फोकस जो सेबी का है वो ये है कि एक तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को हमेशा प्रोटेक्ट रखना. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब ना हो. कंपनीज मैनिपुलेट ना करे लोगों को, है ना, टू गिव देम मनी. तो वो सब चीज़ें देखना. इंटरमीडियरीज जो मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स, ब्रोकर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टॉक एक्सचेंजेस,
इन सब को रेगुलेट करना, इनको मॉनिटर करना, इनके ऑपरेशंस को कि सही से काम कर तो रहे हैं ना, और साथ साथ इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना ताकि ये फेयर तरीके से ट्रांसपेरेंटली काम कर सकें. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर फॉलोइंग दीज रेगुलेशंस ऑल्सो. इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट मतलब जब फर्स्ट टाइम जहां पर आप अपने शेयर्स इशू करते हो या अपने सिक्योरिटीज इशू करते हो. सेकेंडरी मार्केट मतलब एक बार ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना. ठीक है, तो दैट इज डन इन सेकेंडरी मार्केट. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट बोथ की एफिशिएंट फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए ये काम करती हैं. इसके अलावा नए नए इंस्ट्रूमेंट बनाने हो. इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? वॉयलिन, पियानो नहीं. इंस्ट्रूमेंट मतलब स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि और लोग इन्वेस्ट कर सके. अब एक एग्जांपल है, अ, अगर आपको बिल्डिंग खरीदनी है तो आप सिर्फ बिल्डिंग में ही जाओगे, मतलब आप सिर्फ बिल्डिंग में ही पैसा डालोगे ना. घर खरीदना है तो आप सोचोगे कि यार ये जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, लाखों की इन्वेस्टमेंट है, यही करके घर खरीद सकते हैं. बट सेबी ने बोला नहीं, आपके लिए हम जो स्टॉक मार्केट है स्टॉक मार्केट है उसमें हम ऐसे स्टॉक्स लेकर आएंगे, है ना, कि अगर मान लो डीएलएफ है फॉर एग्जांपल, डीएलएफ में आप डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट करोगे तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप डीएलएफ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. उसके अलावा आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. ऑल आर पार्ट ऑफ व्हाट? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, है ना. तो ऑल ऑफ दीज, चाहे आपके रियल एस्टेट स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए किसी रियल एस्टेट कंपनी के, या फिर रीट्स हो गए, ये सब क्या है? दीज आर ऑल पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट्स दैट इज रेगुलेटेड बाय सेबी. ठीक है, तो इस तरह की नई नई इंस्ट्रूमेंट्स ये लेकर आते रहते हैं जिससे कि और लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़े. पावर टू इन्वेस्टिगेट भी है सेबी के पास. अगर इनको लगता है कि कहीं पर कोई कंपनी या कोई इंटरमीडिएट फेयर काम नहीं कर रहा, कोई रूल रेगुलेशन तोड़ रहा है ना, कहीं पर कुछ हार्मफुल ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उस केस में ये इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं. रिटन ऑर्डर इनको पहले इशू करना होता है किसी ऑफिशियल को डायरेक्ट करते हुए, और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सभी एक्टिविटीज को. एंड बेसिकली दे हैव टू रिपोर्ट बैक टू सेबी सो दैट प्रॉपर एक्शन कैन बी टेकन. ठीक है, तो कोई कंप्लेन है या कुछ है तो इनको ये नोटिस भेजेंगे. दे विल हैव टू इन्वेस्टिगेट द मैटर जो हो रहा है, और दे विल हैव टू रिपोर्ट बैक टू सेबी, और उसके बेसिस पर सेबी वर्डिक्ट दे सकता है सीज या डिसिस्ट का, यानी कि अपने ऑपरेशंस को रोकने का या खत्म करने का. फिर आ जाता है IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये है एज द नेम सजेस्ट एक रेगुलेटर फॉर इंश्योरेंस सेक्टर. ठीक है, तो इंश्योरेंस मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत ज़रूरी है कि इसमें रेगुलेटर हो, क्योंकि ये मार्केट बढ़ती ही जा रही है. 2070 तक टारगेट है कि हम सबके पास, हर एक इंडिविजुअल के पास इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो. So this was set up in April 2000 under the IRDA Act. Again, this is also a statutory body. वर्क्स एज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी. ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी की तरह ये काम करती है ताकि इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो हो सके. ये रेगुलेटरी काम भी करती है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रही हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, वो भी देखती है, और साथ साथ इसे डेवलप करने का रोल भी करती है. तो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन कैसे बने, कंज्यूमर सर्विस कैसे बेटर हो सके, ये सारी चीज़ें ये देखती है. अब ये जो कंज्यूमर सेक्टर बेटर करने की बात है, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में कंज्यूमर सर्विसेज बेटर करने की बात है, इसे और कॉम्पिटिटिव बनाना, एफिशिएंट बनाना, एक रिफॉर्म इसके लिए लेकर आया गया विद द हेल्प ऑफ RN मल्होत्रा. ठीक है, जो कि फॉर्मर RBI के गवर्नर रह चुके थे. सो दिस वाज कॉल्ड मल्होत्रा कमिटी, और इन्होंने IRDAI से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स थे वो दिए. सो की ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमिटी वाज के अपनी जो इंश्योरेंस सेक्टर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो देखना, कुछ मेजर जो, मतलब जो सबसे बिग शार्क्स हैं इंश्योरेंस की, दैट इज LIC एंड GIC, उनसे रिलेटेड कुछ रेगुलेशन, और टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस एंड कंपटीशन में कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ रिफॉर्म्स ये लेकर आए. क्या थे वो, हम वन बाय वन देखेंगे. इसके अलावा IRDA इन 4 एरियाज में पूरी तरह से रेगुलेशन देखता है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, री इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि GIC, एंड जनरल चैनल्स जैसे कि एजेंट्स हो गए, इंश्योरेंस एजेंट, ब्रोकर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स. ठीक है, तो ये इंश्योरेंस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं और इन सभी को रेगुलेट करता है IRDAI. इनके रिकमेंडेशंस जो थे मल्होत्रा कमेटी के, पहला था स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि गवर्नमेंट जो है दे शुड रिड्यूस देयर स्टेक इन दीज सेक्टर्स बाय 50%. ठीक है, तो 50% तक अपना स्टेक जो है गवर्नमेंट लेकर आए, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करे. GIC को इंडिपेंडेंट कंपनी बनाया जाए. GIC की सब्सिडरीज थी, उनको
सब्सिडरी ना रखकर अलग से इंडिपेंडेंट कंपनीज बना दिया जाए और ज़्यादा फ्रीडम दी जाए इंश्योरेंस कंपनीज को ऑपरेट करने की, तो गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरवेंशन अपनी यहाँ से हटा दे। दूसरा रिफॉर्म था कंपटीशन का, कि प्राइवेट कंपनीज को विद 100 करोड़ का कैपिटल, जिस भी प्राइवेट कंपनी के पास 100 करोड़ का कैपिटल है, दे कैन एंटर इनटू दिस बिजनेस। लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस मस्ट बी हैंडल्ड बाय सेपरेट कंपनीज। ठीक है, एक ही कंपनी ये दोनों चीज़ों में ना बने, ऑपरेट करे। फॉरेन कंपनीज कैन ऑल्सो एंटर जॉइंट वेंचर के थ्रू, फॉरेन कंपनीज भी इंश्योरेंस में एंटर कर सकती हैं। इसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टेट लेवल इंश्योरेंस कंपनीज शुड ऑपरेट। इंश्योरेंस एक्ट को अमेंड किया गया और IRDAI को इंडिपेंडेंट बना दिया गया फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बात करी गई, रिड्यूस LIC's मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो, जो भी इंश्योरेंस फंड्स हैं, मैं और आप जब इंश्योरेंस लेते हैं, हमारे प्रीमियम एक फंड में जाते हैं। ये फंड फर्दर गेट्स इन्वेस्टेड इन डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज, चाहे कैपिटल मार्केट्स हो, चाहे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो, चाहे कहीं हो। तो पहले क्या होता था, पहले 75% तक का मैंडेट था कि अगर यहाँ पर 100 रुपए इकट्ठे हुए हैं तो 75 रुपए जाएंगे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदने में। तो उस चीज को रिड्यूस किया गया और कहा गया 50% करो, एंड GIC एंड सब्सिडरीज शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन एनी कंपनी। तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए गए। और कस्टमर सर्विस से रिलेटेड रिफॉर्म में कहा गया दैट LIC मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन क्लेम्स डिलेड बियॉन्ड 30 days। अगर 30 दिन से ज़्यादा कोई क्लेम में डिले हो रहा है तो LIC उस पर इंटरेस्ट पे करेगी। नए इन्वेस्टमेंट्स के जो इंस्ट्रूमेंट हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, उनको इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे यूलिप्स, ठीक है, यूनिट लिंक्ड प्लान्स, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस। इनकरेज कंप्यूटराइजेशन एंड टेक अपग्रेड्स फॉर बेटर एफिशिएंसी। तो ये सारे रिफॉर्म्स जो है मल्होत्रा कमेटी में लाए गए। Then you have the last organization, last regulator for today, that is PFRDA, Pension Fund Regulatory एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 2003 में इस्टेब्लिश किया गया, जो कि पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम करता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो इतने ज़िंदगी भर हम काम करते हैं, तो बाद में आफ्टर अ रिटायरमेंट हमारी ओल्ड एज बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर जी जा सके, उसके लिए पेंशन फंड्स बहुत रिक्वायर्ड हैं, बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। उससे रेगुलेट करता है ताकि ओल्ड एज में इनकम सिक्योरिटी बनी रहे, सब्सक्राइबर्स का इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि आप पूरी जिंदगी की कमाई किसी फंड में डाल रहे हो ताकि आप अपने बुढ़ापे में, व्हेन यू कैन नॉट रीस्टार्ट, है ना, मतलब ऑलमोस्ट यू वांट टू रिलैक्स एंड इंजॉय योर टाइम, उस टाइम पर एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए जहाँ से कि हमें फंड्स आए, जहाँ से कि हमें रेगुलर इनकम आती रहे। तो इसके लिए पेंशन फंड्स जो हैं वो आपके एग्जिस्ट करते हैं और उसे रेगुलेट करता है PFRDA। इसका की रोल क्या है, जो भी इंटरमीडियरीज हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें रेगुलेट करना, और जो आपके पेंशन ओनर्स हैं उनकी उनकी बेटरमेंट के लिए फंड्स को इवॉल्व करना। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। एजुकेट पब्लिक अबाउट पेंशन बेनिफिट्स, इंटरमीडियरीज को ट्रेन करना, कंप्लेंट्स कोई है तो उसको सॉल्व करना, मेक श्योर करना कि डिस्प्यूट अच्छे से हैंडल हो रहा है कस्टमर और इंटरमीडियरीज के बीच में। तो ये कुछ इंटरमीडियरीज हैं जिनको आपको आपको पता होना चाहिए कि CRA, PFM, ये सब क्या है। सो CRA इज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। जो भी आपके रिकॉर्ड सालों साल पड़े रहते हैं, है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि वो एक अच्छी जगह पर, एक ऐसी जगह पर पड़े रहें जहाँ पर वो सेफ हो रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसके लिए यू हैव CRAs, जो कि आपके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं NPS के, उनके रिकॉर्ड्स को अपने पास रखता है, इशू करता है एक प्रान, दैट इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि मॉनिटर करता है कॉन्ट्रीब्यूशंस को, और प्रान सेटलमेंट कोई भी है तो उससे सेटल करता है रेगुलरली। वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन PFRDA एंड अदर एजेंसीज, और फंड एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग में मदद करता है। पेंशन फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, अब ये जो घड़ा है इसमें पेंशन के फंड्स के लिए मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, हर महीने मैं कुछ अमाउंट सेव करती हूँ NPS में, सो दैट जब मैं रिटायर हो जाऊँ मैं यहाँ से निकाल सकूँ। तो यहाँ पर कोई होना चाहिए ना, कोई एजुकेटेड अवेयर इंसान, है ना, जिसकी एक्सपर्टीज हो फाइनेंस में, जो कि यहाँ पर जो पैसा इकट्ठा हुआ है, लेट्स से 100 रुपए, इसको इन्वेस्ट करे ताकि कल को जब मैं रिटर्न्स लेने आऊँ तो इस घड़े में सफिशिएंट पैसा हो टू बी पेड, टू पे मी बैक। उसके लिए वी हैव पेंशन फंड मैनेजर्स, दे इन्वेस्ट दिस फंड अमाउंट इन वेरियस प्लेसेस सो दैट योर मनी ग्रोज। ठीक है, 100 रुपए ही रहेंगे अगर 20 साल बाद भी, तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि 100 रुपए का 150 हो। ठीक है ना,
तो इसके लिए इन्वेस्ट करते हैं और पोर्टफोलियो बिल्डिंग करते हैं बेसिकली सब्सक्राइबर्स के पैसे की, ठीक है। सो रिपोर्ट करते हैं परफॉर्मेंस को और साथ ही साथ PFRDA को सारा फाइनेंशियल डिटेल्स टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मतलब मुझे एज अ पेंशन होल्डर कोई तकलीफ है, मैं चाहती हूँ कि मेरे KYC में कोई डिटेल अपडेट करनी है, या फिर कोई मुझे अपनी कंट्रीब्यूशन देखनी है सब्सक्राइबर की, है ना, या मतलब आई एम द सब्सक्राइबर एंड आई वांट टू कलेक्ट एंड वेरीफाई एनी कंट्रीब्यूशन, जो पैसा मैंने डाला है, कोई डेटा मुझे अपडेट करना है, कोई अकाउंट में चेंजेस करने हैं, उन सब के लिए मेरे पास कोई होना चाहिए ना, इस फंड और मेरे बीच का कोई लिंक होना चाहिए ना। सो दैट लिंक इज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ये पब्लिक फेसिंग एजेंट्स हैं जो कि कस्टमर्स डायरेक्टली जिनको रीच आउट कर सकते हैं। देन यू हैव द ट्रस्टी बैंक, यानी कि वो बैंक जिसके पास NPS की कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव होती हैं। ये जो घड़ा है दैट इज योर ट्रस्टी बैंक। इसको हम ट्रस्ट करके, कस्टमर्स पेंशन होल्डर्स ट्रस्ट करके इसमें पैसा डाल रहे हैं और ये मेक श्योर कर रहा है कि फंड मैनेजर्स अच्छे से इस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, है ना। या इन्वेस्टमेंट एक्चुअली मेक श्योर ना भी करे, बट ये ज़रूर मेक श्योर करता है कि पेमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सही से हो रही है कि नहीं, ठीक है। एक्यूरेट फंड ट्रांसफर्स हो रहे हैं कि नहीं। ये क्लोजली काम करता है CRA के साथ, दैट इज योर रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, एंड फंड सेटलमेंट एंड रिकॉर्ड्स। डेली बैलेंसेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ये रिकॉर्ड करता है। और एंड में आ जाता है आपका कस्टोडियन, जो कि कोई भी KYC रिलेटेड अपडेट, कोई कंप्लेन रिजॉल्व करनी है, कोई दिक्कत परेशानी है इंटरमीडियरीज के साथ, आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड, आपने ये फंड का पैसा किसी सिक्योरिटी में डाला जहां से इंटरेस्ट रिसीव होना है, वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये देखेगा। किसी कंपनी में पैसा डाला, मान लो ये पैसा हमने रिलायंस में डाला, तो वहां से कोई डिविडेंड आ रहा है ना, तो हमें उसका ख्याल रखना है। एंड मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड एसेट्स हेल्ड फॉर NPS सब्सक्राइबर्स। तो ये सारे काम कस्टोडियंस करते हैं। Now try to answer this question. Which of the following correctly describes the institutional status of SEBI? तो सेबी कैसे बना? डज इट ऑपरेट अंडर RBI सुपरविजन? नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेबी एक्ट के थ्रू ये बनी, सेबी एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो एक एक्ट है और उसके थ्रू ये बनी, हेंस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन B. Which of the following best reflects the dual role of IRDA? I रेगुलेटरी मतलब मॉनेटरी कंट्रोल है, इन्फ्लेशन है? नहीं, ये तो आपका RBI करता है। रेगुलेटरी सुपरविजन एंड डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, तो रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर ये करता है। तो B यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब एग्जाम, लेट मी टेल यू कि आप edutap.in पर कुछ कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो जो इस जर्नी में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। नाउ दैट वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स, बहुत ज़रूरी है कि अभी तक स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन आपने शुरू अगर नहीं करी तो आप कर दो। तो लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर करने में मदद करेगा। 60 लाइव क्लासेस विल बी हैविंग हियर, जिसमें से कि 15 क्लासेस पर कंपोनेंट दी जाएंगी। 2 घंटे की क्लास होगी, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। तो आपके ऑफिस आवर्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, और इसके अलावा रिवीजन के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट्स दिए जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए सब कुछ दिया जाएगा। कुछ शेड्यूल से रिलेटेड डाउट है आपको तो ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड कोई भी डिटेल आपको जाननी है तो FAQs आप ब्रोशर में जो दिए हैं वो देख सकते हो। इट विल हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस कोर्स इज अबाउट। मार्च 80 कोड का इस्तेमाल अगर आप अभी करते हो तो 80% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू प्रिपेयर करना है तो मास्टर कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी जो कि रिकॉर्डेड सेशंस होंगे 15 से 20 मिनट के, अपनी कन्वीनियंस पे, जो आप कभी भी देख सकते हो। यूल हैव लाइव क्लासेस हियर एंड कॉन्सेप्ट नोट्स एंड ऑल दिस प्रैक्टिस मटेरियल विल बी देयर। सेम चीज़ इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए कि नहीं PPB और बाकी सब प्रिपेयर है मैम, IEIFS नहीं है, तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स इज ऑल्सो देयर, जहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स और ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। क्या ये सिर्फ IEIFS के लिए अवेलेबल है? नहीं, ये हर एक कंपोनेंट के लिए इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको लगता है कि नहीं मैम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारी है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हो और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आपको प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर मिल जाएगा। सो आई होप this helped you in understanding a few things, and if you have any more queries related to the courses or anything, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.